हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में हम कक्षा 10 विज्ञान और विज्ञान में हमारा चैप्टर 8 है कार्बन और उसके यौगिक। तो इस चैप्टर के जो 2 पार्ट हैं वो हमने पहले ही अपलोड कर दिए हैं, वो आप देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस वीडियो में हम पार्ट 3 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और ये आपके नोट्स हैं, तो इनको आप साथ साथ में लिख भी सकते हैं या इनको परचेज भी कर सकते हैं। अगर आपका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचकर उसको क्रॉप करके सेंड करना है। तुरंत वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको आपका आंसर मिल जाएगा। और आप क्लास 6 to 12 नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस की भी तैयारी कर सकते हैं। तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए और डाउटनेट के इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। डाउट हो तो डाउटनेट करो। आप 8400 400 400 इस नंबर पर भी आप अपने क्वेश्चन का फोटो क्रॉप करके सेंड कर सकते हैं। वहां पर भी आपको आपके क्वेश्चन का आंसर वीडियो सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कार्बन के जो क्रिस्टलीय अपरूप हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हीरा है, ग्रेफाइट है और तीसरा आपके फुलरीन। तो सबसे पहले जो डायमंड है, हीरा है, उसकी जो संरचना है और उनके जो गुण हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो जो पहला इसमें गुण है कि हीरे में कार्बन का प्रत्येक कार्बन परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ आबंधित होकर एक दृढ़ त्रियामी चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण करता है। कि जो हीरा होता है उसमें कार्बन का जो प्रत्येक कार्बन परमाणु कार्बन के 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ आबंधित होता है और एक त्रियामी चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण करता है। उसके बाद में दूसरा जो गुण है कि यह कार्बन का अति शुद्ध रूप होता है। और तीसरा है इसमें कि कार्बन कार्बन के मध्य जो बंद दूरी होती है वो होती है आपके 1.54 एंगस्ट्रम। और चौथा गुण है कि ये विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि कार्बन की चारों संयोजकताएं 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ी होती हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। कि जो हीरा होता है वो विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। और उनमें कार्बन की जो चारों संयोजकताएं हैं वो 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ी होती हैं और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। उसके बाद में 5वां गुण है कि हीरे की संरचना में प्रबल सहसंयोजक बंधों का त्रिविमीय जाल होता है और यह अत्यधिक कठोर होता है। हीरा अब तक का ज्ञात सर्वाधिक कठोर पदार्थ है और सबसे जो कठोर पदार्थ है वो क्या है, हीरा। उसके बाद में है नेक्स्ट कि हीरे का जो गलनांक होता है वो 3843 होता है। हीरे का गलनांक कितना होता है, 3843 केल्विन होता है। और उसके बाद में है कोयले की परतों पर चट्टानों का दाब पड़ने से हीरा है वो पारदर्शक हो जाता है। और उसके बाद में नेक्स्ट गुण है कि शुद्ध कार्बन को अत्यधिक उच्च दाब और ताप पर उपचारित करके हीरे को संश्लेषित किया जा सकता है। तो हीरे के ये 8 गुण हैं जो आपको अच्छे से तैयार करने हैं। और यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछ सकता है कि हीरे के गुण बताइए या फिर हीरे का गलनांक कितना होता है। शॉर्ट क्वेश्चन भी यहाँ से बनते हैं। उसके बाद में है हीरे का उपयोग, कि जो डायमंड है उनका हम यूज कहाँ कहाँ पर करते हैं, उनका उपयोग कहाँ पर करते हैं। तो इसमें पहला उपयोग क्या है कि कांच को काटने में कटर के रूप में, कि जो कांच है उसको काटने में या फिर कटर के रूप में हम किसका उपयोग करते हैं, हीरे का उपयोग करते हैं। और दूसरा जो उपयोग है वो क्या है कि चट्टानों और पत्थरों को काटने की जो मशीन होती है उसमें भी किसका प्रयोग होता है, हीरे का प्रयोग होता है। और तीसरा है आपके फोनोग्राम की सुई बनाने में, फोनोग्राम की सुई बनाने में भी किसका उपयोग किया जाता है, डायमंड का। और चौथा उपयोग क्या है कि कई रत्नों आभूषणों के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है, हीरे का उपयोग किया जाता है। तो डायमंड, यूज ऑफ डायमंड है उनके 4 उपयोग हैं कि कांच को काटने में या फिर कटर के रूप में। और दूसरा है चट्टानों और पत्थर काटने की जो मशीन होती है उसमें उपयोग किया जाता है। और तीसरा यूज क्या है इसका, फोनोग्राम की सुई बनाने में। और चौथा क्या है कि कई रत्नों आभूषणों के निर्माण में
किसका उपयोग किया जाता है? हीरे का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके ग्रेफाइट, यानी कार्बन का जो क्रिस्टलीय स्वरूप है वो फर्स्ट हमने पढ़ लिया है, हीरा। उसके बाद में सेकंड है आपके ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट क्या होता है, तो ग्रेफाइट के बारे में भी हम विस्तार से पढ़ेंगे, उनके उपयोग पढ़ेंगे, इनकी संरचना को अच्छे से देखेंगे। तो सबसे पहले ग्रेफाइट है आपके, कि ग्रेफाइट है ग्रेफो शब्द से बना है। ग्रेफाइट का निर्माण किन किन शब्दों से हुआ है? ग्रेफो शब्दों से हुआ है, जिनका अर्थ क्या होता है? लिखना। ग्रेफो का अर्थ क्या होता है? लिखना। और हमारी जो लिखने वाली जो पेंसिल होता है, पेंसिल होती है, उसमें क्या पाया जाता है? ग्रेफाइट पाया जाता है। कि ग्रेफाइट है वो ग्रेफो शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है लिखना। और हमारी लिखने वाली जो पेंसिल होती है उसमें क्या पाया जाता है? ग्रेफाइट पाया जाता है। उसके बाद में है ग्रेफाइट में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ एक ही तल में बंद बनाते हुए षटकोणीय वलय संरचना बनाते हैं। कि ग्रेफाइट जो होता है उसमें कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ एक ही तल में बंद बनाते हुए, बॉन्ड बनाते हुए षटकोणीय वलय संरचना बनाते हैं। तीसरा जो गुण है कि ग्रेफाइट की जो संरचना होती है उसमें षटकोणीय तल एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होकर परत संरचना का निर्माण करते हैं। और तीसरा गुण है कि 2 परतों के मध्य दुर्बल बंध होने तथा उनके मध्य दूरी अधिक होने से एक परत दूसरी परत पर फिसल सकती है। और यही कारण है कि ग्रेफाइट को शुष्क स्नेह के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। कि जो ग्रेफाइट होता है उसको हम शुष्क स्नेह के रूप में प्रयुक्त करते हैं। और उसके बाद में चौथा जो पॉइंट है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति एवं 2 परतों के मध्य उपस्थित स्थान के कारण ग्रेफाइट है वो विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। और हीरा है वो विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। उसके बाद में नेक्स्ट गुण है आपके कि ग्रेफाइट है वो काले धूसर रंग का मुलायम पदार्थ होता है। ग्रेफाइट क्या होता है? काले धूसर रंग का मुलायम पदार्थ होता है। और उसके बाद में है ग्रेफाइट है चिकना और फिसलनशील पदार्थ होता है। ग्रेफाइट होता है वो चिकना होता है और फिसलनशील पदार्थ होता है। उसके बाद में नेक्स्ट है कि यह चमकीला पदार्थ होता है। तो हमने ग्रेफाइट को अच्छे से पढ़ा है। इसके जितने भी पॉइंट हैं आपके 7 पॉइंट हैं, तो ये 7 पॉइंट आपको अच्छे से तैयार करने हैं। और जो छोटे क्वेश्चन बनते हैं वो भी यहाँ से बन सकते हैं कि जो ग्रेफाइट है वो विद्युत का सुचालक क्यों होता है, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद में है ग्रेफाइट के उपयोग। अब ग्रेफाइट का यूज हम कहाँ कहाँ पर करते हैं, तो इसमें पहला यूज है आपके कि ग्रेफाइट है उसको हम पेंसिल में प्रयुक्त करते हैं। लिखने वाली जो पेंसिल होती है उसके अंदर हम ग्रेफाइट का यूज करते हैं। और सेकंड है शुष्क स्नेह के रूप में काम आता है। ग्रेफाइट है वो आपके शुष्क स्नेह के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तीसरा है आपके इलेक्ट्रोड बनाने में काम आता है। कि जो ग्रेफाइट होता है उसका यूज इलेक्ट्रोड बनाने के काम आता है, शुष्क स्नेह के रूप में काम आता है। और ग्रेफाइट है उसका यूज पेंसिल में प्रयुक्त किया जाता है। चौथा यूज है आपके लोहे की वस्तुओं पर पॉलिश करने में काम आता है। ग्रेफाइट है उसका उपयोग हम कहाँ पर करते हैं? लोहे की जो वस्तुएं होती हैं, लोहे की जो वस्तुएं होती हैं उन पर पॉलिश करने में काम आता है। पांचवा यूज है नाभिकीय परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में काम आता है। नाभिकीय जो परमाणु भट्टी होती है उसमें मंदक के रूप में हम ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। अब है हीरा और ग्रेफाइट की तुलना। तो इसकी तुलना हम 5 पॉइंट्स के आधार पर करने वाले हैं। अब 5 पॉइंट्स कौन कौन से हैं आपके? एक तो है संरचना। अब हम बात करेंगे कि हीरे की संरचना कैसी होती है और ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है। उसके बाद में हम उसकी जो भौतिक अवस्था है उस पर हम डिस्कस करेंगे।
और उसकी जो कठोरता है उसके बारे में बात करेंगे, और उसका जो विशिष्ट घनत्व है उसके बारे में बात करेंगे, और एक है आपके लास्ट विद्युत चालकता, उसके बारे में बात करेंगे। तो इधर है आपके हीरा और इधर क्या है, ग्रेफाइट। तो सबसे पहला पॉइंट है संरचना पर है, संरचना पर आधारित है। तो हीरे की संरचना कैसी होती है, चतुष्फलकीय होती है, और ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है, षटकोणीय या परतों में व्यवस्थित होती है। दूसरा आपके भौतिक अवस्था, तो हीरे की जो भौतिक अवस्था है वो होती है रंगहीन या पारदर्शी होती है, और ग्रेफाइट की जो भौतिक अवस्था होती है, फिजिकल स्टेट होती है, वो होती है चमकदार, अपारदर्शी या काले रंग का होता है। अगर हम हीरे की कठोरता की बात करें तो ये सर्वाधिक कठोर होता है, और ग्रेफाइट की कठोरता की बात करें तो ये मुलायम और चिकना होता है। और अगर हम हीरे का जो विशिष्ट घनत्व है उसकी बात करें तो 3.51 होता है, और ग्रेफाइट का होता है 2.25। और विशिष्ट जो विद्युत चालकता है, हीरे की जो विद्युत चालकता है उसकी बात करें तो यह विद्युत का क्या होता है, कुचालक, और ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का सुचालक। उसके बाद में है आपके कार्बन का जो तीसरा क्रिस्टलीय अपरूप है, फुलरीन। अब फुलरीन की जो संरचना है उसके जो विशिष्ट गुण हैं और उनकी संरचना, उनके उपयोग, इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम फुलरीन के जो गुण हैं उनके बारे में, जो उनके गुण धर्म हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहला जो गुण धर्म है फुलरीन का, कि जो फुलरीन है उनकी संरचना एक फुटबॉल के समान होती है। फुलरीन की संरचना एक फुटबॉल की तरह होती है। दूसरा गुण धर्म क्या है, अमेरिका के प्रसिद्ध वास्तुकार बकमिनिस्टर फुलर के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया है, फुलरीन रखा गया है। कि अमेरिका के प्रसिद्ध वास्तुकार बकमिनिस्टर फुलर के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया है, फुलरीन रखा गया है। तीसरा क्या है कि फुलरीन के अणु में 60 से 70 या अधिक कार्बन परमाणु भी पाए जाते हैं। चौथा क्या है, कार्बन 60 सर्वाधिक स्थायी फुलरीन होता है, जिसे बकमिनिस्टर फुलरीन भी कहा जाता है। पांचवा गुणधर्म क्या है, C60 की जो संरचना है उसमें 32 फलक होते हैं, कोबाल्ट 60, ओके, जिसमें या कार्बन 60, जिसमें 20 फलक षटकोणीय और 12 फलक पंचकोणीय होते हैं। इनकी संरचना फुटबॉल के समान होती है और अतः इसे बकीबॉल भी कहा जाता है। उसके बाद में छठा गुणधर्म है, फुलरीन गोल गुंबद के समान होते हैं। और सातवां है कोबाल्ट 60 विद्युत का क्या होता है, कार्बन 60 विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। और इसमें कार्बन कार्बन बंध लंबाई है वो 1.40 एंगस्ट्रम होती है। यह आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि जो फुलरीन होता है उसकी कार्बन कार्बन के मध्य जो बंध लंबाई होती है, बॉन्ड लेंथ होती है, वो कितनी होती है, तो वो आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। और वैसे हम इनकी बात करें तो फुलरीन आपके एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके हीरा और ग्रेफाइट, ओके। और ग्रेफाइट और हीरा की जो तुलना है उनमें जो डिफरेंस है वो भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, जो मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया है। अब हम बात करेंगे फुलरीन के उपयोग। तो इसमें पहला उपयोग हम फुलरीन का कहाँ पर करते हैं, प्राकृतिक गैस के शुद्धिकरण में। प्राकृतिक गैस होती है उसको शुद्ध करने में फुलरीन का उपयोग किया जाता है। दूसरा जो उपयोग है वो क्या है, आणविक बेयरिंग में। तो आणविक बेयरिंग में फुलरीन का उपयोग किया जाता है। तीसरा क्या है आपके, उच्च ताप पर अतिचालक होने के कारण तकनीकी रूप से यह कार्बन का महत्वपूर्ण अपरूप है। उच्च ताप पर अतिचालक होने के कारण तकनीकी रूप से यह कार्बन का ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपरूप माना जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैनिक जीवन में काम आने वाले अन्य महत्वपूर्ण यौगिक। तो अगर डियर स्टूडेंट यहाँ पर हम बात करें इस टॉपिक की, तो ये टॉपिक आपके वेरी इम्पोर्टेंट है, और इस टॉपिक से आपके एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में कन्फर्म मिलेगा, जिसमें पहला टॉपिक आपका क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या उसको हम फ्रियोन भी कह सकते हैं, CFC,
ओके, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रियोन क्या है? तो कार्बन परमाणु जब क्लोरीन और फ्लोरीन से जुड़कर यौगिक बनाता है तो उसे क्या कहा जाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC कहा जाता है। कि कार्बन परमाणु जब क्लोरीन और फ्लोरीन से जुड़कर यौगिक बनाता है उसे क्या कहा जाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC कहा जाता है, और इन्हें फ्रियोन भी कहा जाता है। उसके बाद में है फ्रियोन का निर्माण। तो फ्रियोन का निर्माण कहाँ कहाँ पर किया जाता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 की हाइड्रोजन फ्लोराइड से SbCl5 की उपस्थिति में क्रिया कराने पर फ्रियोन 11 प्राप्त होता है। जैसे आप ये रिएक्शन को समझ सकते हैं, यह आपके क्या है? CCl4, ओके, और इसको आप कार्बन टेट्राक्लोराइड भी बोल सकते हैं, और यह आपके है हाइड्रोजन फ्लोराइड, ओके, HF। अब इन दोनों की आपस में आप क्रिया करवाओगे किसकी उपस्थिति में? SbCl5 की उपस्थिति में, तो आपके ये प्राप्त होगा क्या? फ्रियोन 11 प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद में है फ्रियोन का नामकरण। अब जो फ्रियोन है उनका नामकरण आप किस तरीके से करोगे तो वो भी आप अच्छे से देखो कि फ्रियोन के अणुसूत्र में उपस्थित कार्बन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन परमाणुओं की संख्या के आधार पर नामकरण करते हैं। कि फ्रियोन है उनका जो अणुसूत्र होता है और उस अणुसूत्र में उपस्थित कार्बन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन परमाणुओं की संख्या के आधार पर नामकरण करते हैं। जैसे फ्रियोन XYZ। अब यहाँ पर अक्स है कार्बन परमाणुओं की संख्या जो -1 होती है, और Y आपके क्या है? हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या जो आपके +1 होती है, और Z क्या है? फ्लोरीन परमाणुओं की संख्या। ओके, तो निम्न फ्रियोनों का अणुसूत्र, और यहाँ से आपके एक शॉर्ट क्वेश्चन आने का ज़्यादा ही चांस है। और पीछे की जितनी भी एग्ज़ाम्स हो चुकी हैं आपके 2018, 19, 20 जितने भी एग्ज़ाम हो चुके हैं उनमें आपके इस टॉपिक से एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है, और पूछा भी गया है। तो यहाँ से कुछ 4 सूत्र मैं आपको बता रहा हूँ, ये 4 सूत्र आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। जिसमें पहला सूत्र क्या है? फ्रियोन 11 का है। अब फ्रियोन 11 का सूत्र क्या होता है? CFCl3। सेकंड है आपके फ्रियोन 12। तो फ्रियोन 12 का सूत्र क्या होता है? CF2Cl2। और उसके बाद में है फ्रियोन 112। तो फ्रियोन 112 का सूत्र होता है C2F2Cl4। उसके बाद में है फ्रियोन 113। तो फ्रियोन 113 का सूत्र होता है C2F3Cl3। ये आपके 4 फार्मूले हैं। इन 4 फार्मूलों को आपको अच्छे से तैयार करने हैं। उसके बाद में है फ्रियोन के उपयोग। अब फ्रियोन का यूज हम कहाँ कहाँ पर करते हैं? तो इनके 2 उपयोग हैं आपके। पहला क्या है कि अक्रिय विलायक के रूप में प्रयुक्त करते हैं। फ्रियोन को अक्रिय विलायक के रूप में प्रयुक्त करते हैं। और दूसरा क्या है? रेफ्रिजरेटरों, एयर कंडीशनर, शीतागारों में प्रशीतक के रूप में प्रयुक्त करते हैं। कि जो रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशनर है, या फिर शीतागारों में प्रशीतक के रूप में फ्रियोन को हम प्रयुक्त करते हैं। उसके बाद में है CNG। अब CNG का पूरा नाम एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस को क्या कहा जाता है? CNG कहा जाता है। तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस को CNG कहा जाता है। और CNG में मेथेन और कुछ अन्य हाइड्रोकार्बन होते हैं। CNG में कार्बन बहुत कम मात्रा में होता है, और इसके दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 भी कम निकलती है। और यह पेट्रोलियम उत्पादों की तुलना में पर्यावरण के लिए कम हानिकारक होता है। कि जो CNG है उसको हम संपीड़ित प्राकृतिक गैस भी कहते हैं। और CNG में मेथेन और कुछ अन्य हाइड्रोकार्बन होते हैं। CNG में कार्बन की जो मात्रा है वो बहुत कम होती है। इसके दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 भी कम निकलती है, और यह पेट्रोलियम उत्पादों की तुलना में पर्यावरण के लिए बहुत कम हानिकारक होता है। उसके बाद में है CNG के उपयोग।
अब सीएनजी का यूज हम कहाँ कहाँ पर करते हैं, तो पहला उपयोग क्या है, आपके ईंधन के रूप में काम आती है। सीएनजी कहाँ पर काम आती है, ईंधन के रूप में। और दूसरा क्या है, यातायात हेतु चलने वाले वाहनों में पेट्रोल तथा डीजल के स्थान पर सीएनजी का प्रयोग किया जाने लगा है, कि यातायात हेतु चलने वाले वाहनों में पेट्रोल और डीजल के स्थान पर किसका प्रयोग होने लगा है, सीएनजी का। उसके बाद में है प्राकृतिक गैस। अब प्राकृतिक गैस क्या होती है, तो पृथ्वी की गहराई में पेट्रोलियम के ऊपर परत के रूप में पाई जाने वाली गैसों को प्राकृतिक गैस कहते हैं। जब पेट्रोलियम का खनन किया जाता है तो उसके साथ प्राकृतिक गैस भी बाहर आ जाती है, और प्राकृतिक गैस को जब उच्च ताप पर संपीड़ित किया जाता है, द्रवित किया जाता है, तो उसे संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहा जाता है। उसके बाद में है पेट्रोलियम गैस। तो पेट्रोलियम का जब प्रभाजी आसवन किया जाता है, तब पेट्रोलियम के कई अवयवों के साथ मुक्त होने वाली गैसों को पेट्रोलियम गैस कहते हैं, और इन गैसों को उच्च दाब पर संपीड़ित कर द्रव में बदला जाता है, लिक्विड में बदला जाता है। इसे एलपीजी कहा जाता है। अब सीएनजी और एलपीजी की तुलना, तो सीएनजी और एलपीजी की जो तुलना है उनमें क्या डिफरेंस होता है, तो एलपीजी की तुलना में सीएनजी अधिक सुरक्षित गैस है, और यह एलपीजी से हल्की होने के कारण यदि इसका रिसाव होता है तो यह वायु में फैल जाती है, जबकि एलपीजी भारी होने के कारण नीचे की सतह में एकत्रित हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है, जिसे दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। उसके बाद में है पॉलीमर यानी बहुलक, और बहुलक से आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। जब छोटे छोटे सरलतम अणु आपस में मिलकर एक उच्च अणु भार वाली श्रृंखला युक्त बड़ा अणु बनाते हैं, कि जब छोटे छोटे सरलतम अणु आपस में मिलकर एक उच्च अणु भार वाली लंबी श्रृंखला युक्त बड़ा अणु बनाते हैं, उसे क्या कहा जाता है, पॉलीमर यानी बहुलक कहा जाता है। और इस प्रक्रिया को बहुलीकरण कहते हैं, और छोटे छोटे अणुओं को एकलक कहते हैं। उसके बाद में है बहुलक को दो मुख्य भागों में बांटा गया है, जिसके दो मुख्य भाग कौन कौन से हैं, एक प्राकृतिक बहुलक है और दूसरा क्या है, संश्लेषित बहुलक। अब प्राकृतिक बहुलक क्या होता है, ऐसे बहुलक जो प्रकृति में सीधे प्राप्त होते हैं, जैसे प्राकृतिक बहुलक रबर, स्टार्च, सेल्यूलोज, रेजिन आदि, ये सब क्या हैं, प्राकृतिक बहुलक हैं। उसके बाद में है प्राकृतिक रबर। तो प्राकृतिक रबर क्या होता है, और यह एक वृक्ष से द्रव के रूप में प्राप्त होता है, जिसे रबर क्षीर या लेटेक्स कहते हैं, और प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक होता है। उसके बाद में है नोट। तो लेटेक्स में एसिटिक अम्ल मिलाकर उसे ठोस में बदला जाता है, और इस प्रकार प्राप्त रबर अत्यंत प्रत्यास्थ और कम तनन सामर्थ्य वाली होती है। उसके बाद में है रबर का वल्कनीकरण। तो रबर का वल्कनीकरण कैसे करते हैं, कि प्राकृतिक रबर में सल्फर मिलाकर गर्म करने से इसकी तनन सामर्थ्य और प्रत्यास्थता बढ़ जाती है, और इस क्रिया को रबर का वल्कनीकरण कहते हैं। और इस प्रकार प्राप्त रबर कम घिसने वाला, मजबूत, कठोर और प्रत्यास्थ होता है। उसके बाद में है संश्लेषित बहुलक। अब संश्लेषित बहुलक क्या होता है, तो मानव निर्मित बहुलक, कृत्रिम बहुलक या संश्लेषित बहुलक कहलाते हैं, जिनका निर्माण मानव के द्वारा किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, संश्लेषित या मानव निर्मित बहुलक कहते हैं। जैसे कृत्रिम रेशे, प्लास्टिक, संश्लेषित रबर इत्यादि, ये सब क्या हैं, ये मानव निर्मित बहुलक हैं, संश्लेषित बहुलक हैं। उसके बाद में है कृत्रिम रेशे, जैसे नायलॉन 66, टेरिलिन, रेयॉन आदि, ये सब क्या हैं, ये कृत्रिम रेशे हैं। उसके बाद में है नायलॉन 66। अब नायलॉन 66 है, इसका निर्माण किनके द्वारा किया जाता है, तो एक तो है एडिपिक अम्ल 6 कार्बन तथा हेक्सामेथिलीन डाईएमीन 6 कार्बन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है।
कि जो नायलॉन 66 होता है उसका निर्माण एडिपिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। उसके बाद में उनके उपयोग, तो पहला उपयोग क्या है, मशीनों में गियर, बेरिंग आदि बनाने में काम आता है। और दूसरा है टायर, कपड़े, रेसे, रस्सियाँ, ब्रूस आदि बनाने के काम आता है। अब है टेरिलीन। अब टेरिलीन क्या होता है, यह है एथिलीन ग्लाइकोल तथा टेरेथेलिक अम्ल के बहुलीकरण से प्राप्त होता है और इसे डेक्रोन भी कहा जाता है। तो टेरिलीन का दूसरा नाम क्या होता है, डेक्रोन। ओके, तो यह एथिलीन ग्लाइकोल और टेरेथेलिक अम्ल के बहुलीकरण से प्राप्त होता है और इसको डेक्रोन भी कहा जाता है। अब इनके उपयोग, तो कपड़े, नाव की पोल, बेल्ट, चुंबकीय टेप, फिल्म आदि बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, टेरिलीन या डेक्रोन का। उसके बाद में है रेयोन। अब रेयोन क्या होता है कि कागज, सेलुलोज को सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के विलयन से भिगोकर साफ कर लेते हैं और इसे कार्बन डाइसल्फाइड यानी CS2 में घोलकर सेलुलोज का विलयन प्राप्त करते हैं और इस विलयन को बारीक छोटे छोटे छिद्रों में से प्रवाहित कर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में छोड़ा जाता है, जिसे रेयोन के महीन चमकदार रेसे यानी धागे बन जाते हैं। अब इनका उपयोग कहाँ कहाँ पर करते हैं, वस्त्र, धागे, दरिया बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। उसके बाद में है प्लास्टिक, और प्लास्टिक के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो पॉलीथीन है, पॉलीथीन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एथिन के अणु उच्च ताप और दाब पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में बहुलीकरण क्रिया से पॉलीथीन बनता है और यह लचीला और मजबूत प्लास्टिक माना जाता है। अब इनके उपयोग कहाँ कहाँ पर किए जाते हैं, थैलियाँ बनाने में, सांचे की जो डली वस्तुएं हैं, पाइप बनाने में, ट्यूब बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। सेकंड है आपके पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी PVC। तो यह विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। उपयोग कहाँ कहाँ पर करते हैं, पाइप में, जूते बनाने में, चप्पल बनाने में, थैले बनाने में और बरसाती कपड़े, खिलौने, फोनोग्राम की रिकॉर्ड, विद्युत रोधी परतें बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। अब है पॉली एक्रिलोनाइट्राइल या ओरलोन। इसका जो सेकंड नाम है ओरलोन, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो यह विनाइल साइनाइड के बहुलीकरण से प्राप्त होता है यानी PAN, इसको PAN भी कहा जाता है, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, या इसको शॉर्ट में ओरलोन भी हम बोल सकते हैं। और यह विनाइल साइनाइड के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। अब इसका उपयोग किया जाता है आपके स्वेटर में, ऊन जैसे तंतुओं में और तकिया और गद्दे बनाने में। उसके बाद में है पॉलीस्टाइरीन। यह विनाइल बेंजीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। उपयोग चाय के कप, बोतलों के ढक्कन, रेफ्रिजरेटर, दीवारों की टाइल्स, पैकिंग सामग्री इत्यादि बनाने के काम आता है। और उसके बाद में है संश्लेषित रबर। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। अब इनके दो प्रकार कौन कौन से हैं, एक तो ब्यूना S है और एक ब्यूना N है। अब ब्यूना S क्या होता है, यह 1,3 ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन के मिश्रण से उत्प्रेरक की उपस्थिति में बहुलीकरण द्वारा प्राप्त होता है। और इनके उपयोग है जूतों के तले, टायर, ट्यूब, चिकित्सा के उपकरण, केबल रोधन आदि बनाने में किया जाता है। उसके बाद में है ब्यूना N। यह 1,3 ब्यूटाडाइन और एक्रिलोनाइट्राइल के प्रोक्साइड और उत्प्रेरक की उपस्थिति में बहुलीकरण से प्राप्त होता है। उपयोग है इनके तेल की टंकियाँ, पेट्रोल के नल आदि बनाने में किया जाता है। उसके बाद में है ब्यूना। अब ब्यूना का मतलब क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा है कि ब्यूना S और ब्यूना N। तो ये ब्यूना का मतलब क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है जब 2,3 डाई मेथिल या 1,3 ब्यूटाडाइन को CO2 की उपस्थिति में सोडियम द्वारा उत्प्रेरित कर रबर जैसा उत्पाद प्राप्त किया जाए, उसे ब्यूना कहते हैं।